यार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं दोस्तों सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे अशोक गहलोत, बोले बीजेपी खुद ही मंदिर तोड़कर दूसरों पर इल्जाम लगाती है। जी हाँ, इसके बारे में बताएंगे दोस्तों कैसे मोदी सरकार खुद ही सबसे बड़ी हिंदू विरोधी है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे अखिलेश यादव, बोले बीजेपी ने पिछले 10 सालों में देश के लिए कुछ नहीं किया, इस बार देश की जनता नहीं देगी मौका। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी है एक बार फिर से दिखी हिंदू मुस्लिम भाईचारा। जी है, दरअसल आपको बता दें जहांगीरपुर में हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई दी और साफ कहा गया कि फिलहाल रविवार को जो तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों राकेट टिकट का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी फैला रही है झूठ, अब बुलडोजर का जवाब जो है वो ट्रैक्टर से दिया जाएगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले देश को आपस में लड़वाकर बीजेपी आराम से राजनीति कर रही है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें सड़क पर नमाज पढ़ने पर 100 लोगों के ऊपर दोस्तों 65 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ब्रिटेन के सांसद, जी है ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन यहाँ देते रहे भाषण, वहां उनकी जो सांसद है दोस्तों नाथ शाह, उन्होंने बोरिस जॉनसन पर ही हमला बोल दिया। बोले शाह वहां गए, बोरिस जॉनसन भारत गए, क्या वो नरेंद्र मोदी से पूछेंगे कि वहां पर मुस्लिम फोबिया क्यों चल रहा है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बड़ा झटका, क्या बिहार में तेजस्वी यादव ने खेल दिया खेला। क्या नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात दोस्तों पूरी तरीके से राजनीतिक थी, बताएंगे कैसे बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा और कितनी किसको सीटें मिली थी और कैसे समीकरण बदल रहा है। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से जो यहाँ पर मोदी सरकार को हिंदू विरोधी बता दिया। जी हाँ, अशोक गहलोत ने। दरअसल दोस्तों जो बीजेपी दूसरी पार्टियों के साथ मास्टर स्ट्रोक खेलती है, अब वो अशोक गहलोत ने बीजेपी के ऊपर ही पासा पलट दिया। आपको याद है दोस्तों कल 300 साल पुराने मंदिर को ढह दिया गया, यहाँ पर कई जगहों पर कार्रवाई हुई है और ये कार्रवाई दोस्तों किसकी थी, एमसीडी की कार्रवाई थी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें बीजेपी इसमें कांग्रेस को फंसाने की कोशिश कर रही थी। कल बीजेपी ने एक झूठ फैलाया। बीजेपी ने कहा कि अलवर में 300 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया गया कांग्रेस की तरफ से और कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है। जिसके बाद दोस्तों अशोक गहलोत ने बीजेपी को ही घेर लिया। अशोक गहलोत ने दोस्तों साफ साफ बताते हुए कहा कि फिलहाल जहां पर अतिक्रमण किया गया है उस नगर पालिका में, यानी कि दोस्तों एमसीडी में बीजेपी का राज है, वहां पर सिर्फ कांग्रेस का एक ही प्रत्याशी जीता हुआ है और बाकी दोस्तों नगर पालिका में जितने भी लोग हैं, यानी कि जो एमसीडी जिसके अंदर आती है वो बीजेपी है। दोस्तों बीजेपी ने अपनी एमसीडी में वहां पर पकड़ बना रखी है और वहां पर बीजेपी जीती हुई एमसीडी चुनाव। जिसके बाद सतीश पुनिया पर आरोप लगाया गहलोत ने कहा कि कांग्रेस को इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई कि एमसीडी जो है मंदिर को भी तोड़ने वाली है। गहलोत ने कहा कि सरकार हमारी है, सरकार से बोलना चाहिए था, लेकिन सरकार से कोई वार्ता नहीं की है। अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी जहांगीरपुरी हिंसा में फंस चुकी है। आपको पता हो दोस्तों बीजेपी की जगह जगह थू हो रही है, क्योंकि बीजेपी ने सोचा था कि यह वाला अतिक्रमण भी ऐसे ही ठंडा पड़ जाएगा जैसे खरगोन का पड़ गया। लेकिन दोस्तों जहांगीरपुरी में बीजेपी बुरी तरीके से फंस गई है। जाहिर सी बात है बीजेपी की आलोचना हो रही है गरीब लोगों के घर तोड़ने पर और खास कर उन लोगों की दुकानें तोड़ने पर जिनके पास ऑलरेडी दोस्तों कागज थे, पत्तल थे, सब कुछ था, उनके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो एक दोस्तों लीगल दुकान के पास होना चाहिए। आपको पता हो एक गुप्ता जी है, उनकी दुकान तोड़ दी गई। उनकी दुकान दोस्तों सन 67 से, यानी कि दोस्तों 1967, आप समझिए कितने साल पुरानी दुकान है उनकी, लगभग 50-60 साल पुरानी दुकान होगी। उसके बावजूद भी गुप्ता जी चिल्लाते रहे, लेकिन उनकी दुकान पर बुलडोजर चला दिया। अब ये कार्रवाई जो दोस्तों मोदी सरकार के नाक की नकेल बन गई है कि क्या आप
छुट्टे सांड की तरह छूट जाओगे और किसी की भी दुकान को ढा दोगे। जो वहां पर लीगल दुकानें, जो पेपर्स वगैरह सब हैं, उनको भी ढाने का क्या मतलब? एक तरफ तो बीजेपी कहती है कि हम हिंदू विरोधी नहीं है, तो फिर क्या गुप्ता जी मुसलमान है क्या? सोनू मुसलमान था जिसकी दुकान पर चला दिया? आप समझिए दोस्तों, इनका ये जो ढोंग है, ये जो ढोंग कर कर बताते हैं कि हम हिंदू भाइयों के साथ, ये सिर्फ ढोंग है। इसलिए ढोंग है क्योंकि जब वोट चाहिए होते हैं तो हिंदू भाई याद आ जाते हैं। जब दोस्तों दुकानें तोड़ना होती है, मंदिर ढहना होते हैं, तो ये सब भूल जाते हैं कि ये को हिंदू है या नहीं है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तेजस्वी यादव ने खेल दिया मास्टर स्ट्रोक, नीतीश की मुलाकात के बाद दोस्तों सियासी हलचल तेज। दरअसल दोस्तों आपको पूरा समीकरण समझना पड़ेगा कि बिहार में जब आरजेडी जीती थी, आरजेडी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी और आरजेडी दोस्तों सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी बिहार की, तभी हमने कह दिया था कि अब नीतीश की सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। यहां पर दो बातें दोस्तों, दोनों ही बातें आप समझ लीजिए। पहला तो ये दोस्तों कि नीतीश कुमार इस बार बिहार में छोटे भाई की भूमिका निभा रहा है, क्योंकि नीतीश को दोस्तों सीटें बहुत कम मिली थी। तेजस्वी यादव बिहार की नंबर 1 पार्टी बनी थी। दूसरा दोस्तों, ये आप अच्छे से जानते हैं कि तेजस्वी यादव को नीतीश कभी भी अपना समर्थन दे सकते हैं, क्योंकि बीजेपी दूध से मक्खी की तरह निकाल देगी नीतीश को। इस बात में कोई दो राय नहीं है। कल दोस्तों इफ्तियार पार्टी में चिराग पासवान, नीतीश, सब लोग दिखाई दिए, लेकिन तेजस्वी यादव और नीतीश के बीच में काफी अच्छी बातचीत भी हुई। अब आप समझिए दोस्तों कि आरजेडी और वगैरह, मतलब जो बिहार का रिजल्ट था वहां पर किसको कितनी सीटें मिली थी विधानसभा चुनाव में। देखिए दोस्तों, सबसे नंबर 1 पार्टी फिलहाल अभी जो सबसे नंबर 1 जो पार्टी उस वक्त बनी थी वो थी आरजेडी, क्योंकि दोस्तों उसको लगभग 74 सीट मिली थी और बाकी में उसने और भी जीत ली। अब दोस्तों अभी की संख्या, और उस वक्त बीजेपी के पास सीटें कम थी, लेकिन दोस्तों मुकेश साहनी के 2 विधायक उड़ाने के बाद और भी जो 2-3 विधायक लाने के बाद दोस्तों विपक्ष दल के बीजेपी की संख्या थोड़ी बढ़ गई है। लेकिन दोस्तों आपको बस समझा दूं मैं, बीजेपी के पास इस वक्त 77 सीट है और दोस्तों उनकी सहयोगी पार्टी यानी कि जेडीयू के पास 45 सीटें हैं। अब आप समझिए दोस्तों, ये अंतर देखिए, ये अंतर समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों कि नीतीश के पास महज 45 सीटें हैं और बीजेपी के पास इस वक्त बिहार में 77 सीटें हो गई हैं। और दोस्तों 75 सीटें किसके पास है? आरजेडी के पास। यानी कि सबसे ज्यादा सीटें अगर किसी के पास थे तो वो आरजेडी थी, लेकिन 2 सीटें बीजेपी के पास इस वक्त ज्यादा हो गई, क्योंकि उन्होंने मुकेश साहनी के जो भी विधायक थे उनको खरीद लिया, जो भी करा खरीद फरोश करी, उनको अपने पाले में कर लिया, इसलिए तेजस्वी यादव से 2 सीट आगे हो गए। लेकिन अगर नजरिए से देखा जाए जिसने सबसे ज्यादा सीटें जीती है दोस्तों, तो वो तेजस्वी यादव ही है, जिनकी पार्टी अभी भी बिहार में नंबर 1 मानी जाएगी। अब दोस्तों कांग्रेस की बात करते हैं। बिहार में कांग्रेस को 22 सीटें मिली थी, सीपीआई को 12 सीटें मिली थी, एमआई को 4 सीटें मिली थी। यानी कि दोस्तों अगर इस आंकड़े को देख दिया जाए तो तेजस्वी यादव जीत के आंकड़े से बहुत आगे जा सकते हैं। हालांकि हमने आपसे पहले भी कहा था कि कभी भी नीतीश की सरकार गिरेगी, क्योंकि नीतीश ने इस बार बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन किया। उनको महज 45 सीटें मिली हैं, ये भी इतना सब कुछ करने के बाद। ये तो लोगों ने दोस्तों तय कर लिया था, सारे जितने भी ओपिनियन पोल निकल कर सामने आए थे वो भी तेजस्वी को ही जीतता हुआ बता रहे थे, लेकिन पहली बार ओपिनियन पोल गलत हो गए। ऐसा कैसे हो गया? तेजस्वी यादव ने आरोप भी लगाया था कि उनके कई बैलेट पेपर को मान्य नहीं माना गया, और दोस्तों ये बात सच भी थी कि तेजस्वी को हराने के लिए फोन तक किए गए कि जिताना मत, उनके कई प्रत्याशियों को हरा दिया गया। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों आरजेडी 75 सीट जीत कर लाई थी। अब आप समझिए, सबसे बड़ा आंकड़ा था आरजेडी का वहां का 74 सीट का। अब बीजेपी के पास 77 है, आरजेडी के पास 75 है, सीपीआई के पास 12 सीटें हैं, एमआई यानी कि असदुद्दीन ओवैसी के पास बिहार में 4 सीटें हैं, और दोस्तों कांग्रेस के पास 22 सीटें हैं। यानी कि कभी भी तेजस्वी की सरकार बन जाएगी आराम से, क्योंकि बीजेपी के पास महज 2 सीटें ज्यादा हैं। अगर जेडीयू अपना समर्थन तेजस्वी को देती है तो पूरी तरीके से जो बीजेपी का खड़ा करा हुआ किला है दोस्तों ढह जाएगा। और इसको ढहना इसलिए भी पड़ेगा क्योंकि जो नीतीश है दोस्तों वो अच्छे से राजनीति को समझते हैं, और नीतीश को ये भी पता है दोस्तों कि अगर वो जो है यहाँ पर बीजेपी के साथ रहे तो बीजेपी धीरे धीरे कर शिवसेना की तरह उन्हें खत्म करने का काम करेगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जहांगीरपुरी में दोस्तों संडे के दिन निकलेगी तिरंगा यात्रा, पूरी तरीके से बीजेपी एक्सपोज। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, जहांगीरपुरी में फिर से एक बार भाईचारा देखने को मिला है। जहांगीरपुरी के हिंदू और मुसलमान भाइयों ने कहा कि अब अगर कोई नेता यहां पर आएगा तो हम तो उससे साफ कह देंगे कि भैया हम अपना खुद सुलझा लेंगे, आप यहां से जाइए। जी हाँ, नेतागिरी मत करिए। आपको बता दें दोस्तों, हिंदू और मुस्लिम भाइयों के बीच में फिर से एक बार भाईचारा देखने को मिला। दरअसल बीजेपी ने तो पूरी कोशिश की कि वो जहांगीरपुरी को एक दोस्तों कह सकते हैं लड़ाई का अड्डा बना दे, क्योंकि आपने देखा कि मंदिर मस्जिदों के सामने जाकर जय श्री राम के नारे लगाना, यहां तक कि बीजेपी का एक नेता खुद ही कह रहा है कि भारत में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। और अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि किसी में तरह दम नहीं कि वो किसी से कुछ बुलवा ले, जिसको जैसा रहना है वो वैसा रहेगा। सबका भारत है, एक भारत है, और यहाँ पर भाईचारे से ही रहना होगा। जो भाईचारे से रहेगा वो खुश रहेगा, जो भाईचारे से नहीं रहेगा एक ना एक दिन दोस्तों बीजेपी की सरकार चली ही जाएगी। फिर उसका क्या होगा ये आप भी जानते हैं, जेल में पड़ा होगा, क्योंकि जो ऐसे दंगे फैलाएंगे उन्हें बख्शा तो जाएगा नहीं। भले ही बीजेपी अभी ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है, लेकिन दोस्तों कांग्रेस की सोच अलग है। कांग्रेस पूरी तरीके से अपनी सोच को अलग लेकर चलते हैं, और यही कारण दोस्तों जब कांग्रेस एक नए सिरे से शुरुआत भी कर रही है। लेकिन फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं जहांगीरपुरी की, तो आपको बता दें वहां पर एक बार फिर से यही सब कुछ देखने को मिल रहा है। भाईचारा यानी कि जो संघियों ने प्लान बनाया था, जो बीजेपी ने प्लान बनाया था कि वो देश को तोड़ने का काम करेगी, देश में हिंसा फैलवाएगी, आज वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। दरअसल दोस्तों हमारे यहाँ की एक सबसे बड़ी खूबसूरती ये है भारत की कि यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं, और बाकायदा दोस्तों इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ 10 साल पहले, क्योंकि 10 साल से बीजेपी की सरकार है, 8 साल से अभी हालिया में, लेकिन 10 साल जल्दी हो जाएंगे। 8 साल से बीजेपी की सरकार है, जब से ही दोस्तों ये हिंदू मुसलमान हो रहा है। वरना दोस्तों भारत में सब लोग शांति अमन प्यार से रहा करते थे, लेकिन आज जो सिचुएशन बना दी गई है वो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि किसने खड़ी की है। तो इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि बीजेपी देश में नफरत फैलाने का काम करती है। भले ही बीजेपी बड़े बड़े दावे कर दे, लेकिन उसकी पोल खुली ही जाती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, हार्दिक पटेल का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा। दरअसल दोस्तों इन दिनों कांग्रेस से हार्दिक पटेल की कुछ अनबन चल रही है। आपको बता दें प्रशांत किशोर के पार्टी में आने के बाद से, और दोस्तों गुजरात में प्रशांत किशोर की रणनीति के बाद से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। सब लोग जानते हैं कि प्रशांत किशोर एक ऐसे रणनीतिकार हैं जिनकी बूथ कैप्चरिंग जो होती है दोस्तों बड़ी ही जबरदस्त होती है। बूथ कैप्चरिंग जो होती है दोस्तों वो इतनी जबरदस्त होती है प्रशांत किशोर की कि वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और यही कारण दोस्तों जो प्रशांत किशोर को लोग मास्टरमाइंड का भी टैग दे चुके हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर की आज तक रणनीति फेल नहीं हुई है। आपको बताता चलूं दोस्तों, प्रशांत किशोर ने इस बार कांग्रेस को सत्ता में लाने की कसम खा ली है। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर ही है जो कि अब कांग्रेस को सत्ता में लाएंगे। इसके दो रीजन है दोस्तों। पहला तो ये कि देश में नफरत फैलती चली जा रही है, इसको रोकने के लिए कोई ना कोई चाहिए था। लेकिन हार्दिक पटेल की नाराजगी दोस्तों इस बात से भी नजर आ रही है कि हार्दिक पटेल जो है वो प्रशांत किशोर ने, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ गुजरात के लिए कुछ अलग प्लान बताया है, लेकिन हार्दिक पटेल जो है वो कांग्रेस से कुछ और चाह रहा है। लेकिन हार्दिक पटेल को दोस्तों भूलना नहीं चाहिए कि एक रणनीतिकार में और एक नॉर्मल इंसान में बहुत फर्क होता है। प्रशांत किशोर ने अगर कुछ बताया है दोस्तों तो वो उन्होंने मास्टर चेक बताया। अब आप समझिए दोस्तों यहाँ पर प्रशांत किशोर ने क्या रणनीति बनाई है। पीएम का चेहरा तो राहुल गांधी ही होंगे, लेकिन दोस्तों जो पार्टी अध्यक्ष है वो कोई बाहर का रखे कांग्रेस। इससे दो चीजें होंगी दोस्तों। पहला तो ये कि जो बीजेपी बार बार आरोप लगाती है कि पार्टी अध्यक्ष जो है यहाँ पर बाहर का होना चाहिए, कांग्रेस का नहीं, अब दोस्तों कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस हो सकता है बीजेपी अध्यक्ष बाहर कर दे। हालांकि ये अभी दोस्तों सोर्सेस से मिली खबरें हैं जो सभी न्यूज चैनल चला रहे हैं। इसका ये टैग नहीं है कि ये ठप्पा लगी जाएगा, सोनिया गांधी अध्यक्ष पद छोड़ देंगी। लेकिन दोस्तों ये तो तय है कि प्रशांत किशोर के दिमाग में कुछ अलग ही प्लान चल रहा है, और वो प्लान दोस्तों 1500 पन्नों का है। जी हाँ, जो कि 1500 पन्नों की रिपोर्ट जो है वो प्रशांत किशोर ने दोस्तों सोनिया गांधी को सौंपी है। और दोस्तों बीजेपी को एक चीज की भनक लग चुकी है। बीजेपी को यह पता चल गया है कि प्रशांत किशोर ने बीजेपी की काट ढूंढ ली है 2024 के लिए, और बीजेपी अब
अपनी तरफ से दोस्तों हर मुमकिन कोशिश करेगी कि वो सत्ता से बाहर ना जाए, क्योंकि दोस्तों बीजेपी चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन जिस दिन उसे सत्ता से जाना होगा उस दिन जाने से उसे कोई बचा नहीं सकेगा। और ये सब जानते हैं कि बीजेपी भले ही दूसरी जगहों पर घोटाले कर ले, लेकिन प्रशांत किशोर की बूथ कैप्चरिंग जो होती है वो बड़ी ही जबरदस्त होती है। ऐसी होती है कि दोस्तों बीजेपी कोशिश कर कर भी घपले नहीं कर पाती। और ये आपने बखूबी देखा था पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कैसे आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा ने 3 लाख वोटों के अंतर से बीजेपी की सौमित्रा को हराया है। यह साबित करता है कि यहां पर भी प्रशांत किशोर का ही दिमाग था शत्रुघ्न सिन्हा को आसनसोल में उतारना, क्योंकि दोस्तों माना जाता है आसनसोल में सबसे ज्यादा बिहारी रहते हैं। और जब बिहारी रहते हैं दोस्तों तो इसका मतलब भी आप अच्छे से समझ सकते हैं कि इस वक्त क्या हो रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले अब बुलडोजर के टक्कर में खड़ा होगा ट्रैक्टर। दोस्तों आपको याद हो किसान आंदोलन काफी लंबा चला था और ये एक ऐसा आंदोलन था जिसकी पूरे देश भर में तारीफ हुई थी। अलग अलग विदेशों ने इस आंदोलन के बारे में लिखा, छापा और सबने इसके बारे में पढ़ना भी चाहा। अब ये आंदोलन दोस्तों फिर से एक बार शुरू होगा। राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि जिस तरीके से बीजेपी संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, जिस तरीके से बीजेपी संविधान को उल्टा टांग रही है, अब इसके खिलाफ सड़कों पर उतरा जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि अब बुलडोजर के टक्कर में ट्रैक्टर खड़ा होगा। अब सिर्फ किसान का मुद्दा नहीं, अब आम जनता के मुद्दे भी किसान ही उठाएगा। आपको बता दें दोस्तों, जो बर्बरता की जा रही है, जो मासूम लोगों को परेशान किया जा रहा है, उसको लेकर अब किसान भाइयों ने यह कसम खा ली है कि वो इस सरकार के खिलाफ पूरे देश भर में देशव्यापी आंदोलन करेंगे। दोस्तों इस सरकार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन होना भी चाहिए। इस गोदी मीडिया को दोस्तों तभी सुधारा जा सकता है जब 2024 में विपक्ष की सरकार आ जाए, और ये होगा दोस्तों, ये होगा। आप ऊपर वाले से प्रे कीजिए, आप हर जिस भी भगवान को मानते हैं उससे भी हमेशा ये मांगिएगा ऊपर वाले से कि भाजपा का सूपड़ा साफ ही हो, क्योंकि दोस्तों अब हमारा देश उस स्थिति में पहुंच चुका है जब हमें सरकार बदलने की जरूरत है। मनमोहन सिंह साहब को लोग आज भी याद क्यों करते? क्योंकि उनका कार्यकाल सबसे बेहतरीन और सबसे शानदार माना जाता है। मनमोहन सिंह साहब ने जो देश के लिए किया वो प्रधानमंत्री ना कर पाए हैं और ना कभी कर पाएंगे, क्योंकि उनकी सोच एक संघी विचारधारा की है दोस्तों। और मनमोहन सिंह साहब की सोच पढ़ी लिखी थी, एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री में, और दोस्तों एक समझ सकते हैं आप एक मोदी जी वाली सोच वाले प्रधानमंत्री में क्या अंतर होता है। पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री बहुत अच्छी सोच रखता है, लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री क्या सोच रखते हैं ये आप देख रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री चाहे तो लोगों को समझा सकते हैं कि हिंदू मुसलमान जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन कभी प्रधानमंत्री ने ये आकर नहीं कहा कि आपस में मत लड़िए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कर्नाटक में एक बार फिर से हिजाब वाला मामला गरमाया दोस्तों। 2 छात्राओं ने कल, आपको ये पता ही होगा, एग्जाम देने से मना कर दिया था, जिसके बाद अब कर्नाटक में सियासत तेज हो गई है। आपको बताता चलूं दोस्तों, कर्नाटक की सियासत लगातार अलग अलग रंग बदलती जा रही है और कर्नाटक की सियासत का एक अलग मोड़ भी देखने को मिल रहा है दोस्तों। वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका यहां पर लग सकता है। इसलिए लग सकता है क्योंकि दोस्तों कर्नाटक में जिस तरीके की कार्रवाइयां हो रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी घिर गई है। आप समझिए, देश के विकास पर एक तरीके से रोक लगाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जो देश में लगातार बड़ी बड़ी बातें करती है दोस्तों, उसकी खुद की विचारधारा क्या है आप समझिए। इस विचारधारा का कोई मतलब ही नहीं है। ये विचारधारा एक तरीके से कह सकते हैं कि देश को बर्बाद करने वाली है, और यही कर्नाटक से शुरू हुआ था हिजाब विवाद। लेकिन अब 2 छात्राओं ने फिर से एक बार हाईकोर्ट का रुख कर लिया, एग्जाम देने से मना कर दिया। जाहिर सी बात है कि कर्नाटक पर जो बैन लगाया गया है उसको वापस से हटाना चाहिए। सबकी अपनी अपनी सोच है, सबके अपना अपना रिलीजन से दोस्तों वो कुछ भी पहन सकते हैं। स्कूल में भी कोई रोक नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि अगर कोई नकाब पहनकर आ रहा है, हिजाब पहनकर आ रहा है, तो इससे उसको क्या दिक्कत है प्रशासन को? सबसे बड़ा सवाल यही है। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें।